हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी पूर्व वैदिक सभ्यता। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका इसमें से आता ही है। चलिए हम लोग, अगर बिहार एसएससी यानी बीएसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के वीडियो देखिए, है ना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। यहाँ दिया है क्या कि भारत में सैंधव संस्कृति, भारत में कौन था संस्कृति? सैंधव संस्कृति के पश्चात यानी बाद जिस नवीन यानी नया सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो वैदिक सभ्यता कहते हैं या तो आर्य सभ्यता कहते हैं। चलिए, वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? वैदिक सभ्यता जो ये देखिए नया वाला है ना, वो वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो आर्य को माना जाता है। वैदिक यानी कि आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? यानी कि आर्यों का जो इतिहास हम लोग किससे जानकारी मिलता है? तो वेदों से मिलता है। वेद पढ़िए आर्यों का, उसमें मिलेगा। वेद क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। वेदों को और क्या कहा जाता है? वेद को और क्या कहा जाता है? वेद का मतलब तो हो गया ज्ञान, लेकिन वेद को और क्या कहा जाता है? ठीक है, वेद को और क्या कहा जाता है? चलिए हम थोड़ा जूम कर दिया ना, इससे अच्छा आपको दिखेगा। वेद को और क्या कहा जाता है? तो अपौरुषीय बोला जाता है, श्रुति बोला जाता है, ध्वनि उच्चारित बोला जाता है, ठीक है। तो वेद को हम लोग तो वेद ही केवल जानते हैं, लेकिन वेद को और क्या कहा जाता है? तो अपौरुषीय कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है, ध्वनि उच्चारित कहा जाता है। आर्य शब्द का तात्पर्य यानी कि अर्थ क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन। अगर आर्य बोल, ऐसे ही है ना, ये आर्य किनको बोला गया है? तो भारत में जो ब्राह्मण है उनको आर्य बोला गया, ठीक है। और उन्हीं को बोला गया यानी कि श्रेष्ठ, ऐसे भी आज श्रेष्ठ में बोलते हैं ना, और ये कुलीन थे, ठीक है। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति होता है। देखिए क्लासिकल संस्कृति जिसमें है ना, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो एक उच्चतम व्यक्ति होता है, यानी एक उच्चतम व्यक्ति को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत का। यहाँ भारत में आगमन के पश्चात, देखिए भारत में जब आगमन के पश्चात बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ स्थापना यानी स्थान किया था? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में ये स्थापित किए। देखिए जैसे ही भारत में आर्य लोग आए यानी ब्राह्मण लोग आए तो अपना जो निवास बनाते, अपना स्थान बनाते, वो कहाँ बनाते? तो सप्त सैंधव प्रदेश में बनाते। वैदिक सभ्यता की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक साहित्य जो था की रचना श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्य को ही दिया जाता है। जो वैदिक हम लोग आज पढ़ते हैं ना वेद, वो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक साहित्य है, जो वही लोग लिखे थे, है ना, आर्य लोग ही लिखे थे। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आज भी देखिए वेद में क्या है आपका? संस्कृत है, ठीक है। और आर्य लोग यहाँ के नहीं थे, ये बाहर के ये मूल निवासी थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यानी वैदिक काल में कितने भागों को विभाजित किया गया है? तो देखिए इसमें क्या है? तो ऋग्वेदिक काल एक आता है, ऋग्वेदिक काल एक आता है, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल क्या है कि 1000 ईसा पूर्व से 600, है ना, ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। तो याद हो गया होगा आपको, ठीक है। उत्तर वैदिक काल बोलेगा तो 1500 से 1000 के बीच में, और ये वैदिक काल हो जाएगा ना, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 हो जाएगा, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 के बीच में हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्या है कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत, यानी कि आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे, ये विद्वान लोग अलग अलग बताते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन एक पूछता ही है बिहार एसएससी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्य का मूल निवास, यानी कि भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं उनका मूल निवासी कहाँ के थे? तो देखिए मध्य एशिया, मैक्स मुलर एक थे विद्वान। कौन थे? मैक्स मुलर। इन्हीं का जो सबसे अच्छा माना जाता है, मैक्स मुलर ही बोलते हैं कि इनका जो अस्थायी निवास था यानी मूल निवास जो था मध्य एशिया में था, ठीक है। मध्य एशिया में इनका अस्थायी यानी कि मूल निवास थे। उसी तरह से दयानंद सरस्वती बोलते थे। दयानंद सरस्वती बोले क्या कि तिब्बत में इनका जो मूल निवास जो था उनका कहाँ था? तिब्बत में बोले। कौन? दयानंद सरस्वती तिब्बत में बोले। हॉट एंड, है ना, हॉट एम पेन का ये बोले कहाँ की? जर्मनी के हैं। कहाँ के? ये जर्मनी के हैं, ठीक है। गाइल्स, क्या नाम है? गाइल्स है जो हंगरी बोले कि ये हंगरी का है। यानी कि जो आर्य लोग आए थे वो गाइल्स, यानी कि गाइल्स जो बोले, यानी गाइल्स विद्वान थे, ये बोले क्या कि हंगरी से आए हैं। भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं वो हंगरी से आए हैं।
उसी तरह से पश्चिम है ना, बाल गंगा यानी कि पश्चिम बंगाल कौन, तो बाल गंगाधर तिलक बोले क्या कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यानी कि भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं वो बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं क्या कि ये लोग जो उत्तरी ध्रुव से आए थे। उसके बाद है क्या कि गार्डन, ये गार्डन चाइल्ड, ये बहुत है ना, इनका भी फेमस है, ठीक है। गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस से आए थे, ये कहाँ, दक्षिणी रूस से आए थे। उसके बाद है पंडित गंगानाथ झा, है ना, ये क्या है, प्रोफेसर होंगे ना, प्रोफेसर गंगानाथ झा क्या बोलते हैं, ये महर्षि है ना, ब्रह्मऋषि देश से आए हैं, कहाँ से, ब्रह्मऋषि देश से आए हैं। उसी तरह एक और है कौन, तो D.S. त्रिवेदी, देखिए ये लोग भी है ना, ये लोग भी क्या है, ब्राह्मण ही है, लेकिन ये लोग खंडन किए हैं कि हम लोग यहाँ का निवासी नहीं है, है ना, हम लोग बाहर से आए थे। देखिए तो देविका प्रदेश मुल्तान, देविका प्रदेश मुल्तान से, कहाँ, देविका प्रदेश मुल्तान, ये बोलते हैं। उसके बाद है क्या कि अविनाश चंद्र कौन आते हैं, फिर अविनाश चंद्र, ये सब विद्वान है ना, ये लोग बताया क्या, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से, ये कौन बताया, तो LD कल, ये लोग जो होंगे ना पुराना यानी कि पहले वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे जो जैसे कि आज उन लोग का अब तो DNA टेस्ट भी हो गया ना, DNA टेस्ट के बाद इन लोग को सर्वे हुआ था, जब राखी गढ़ी में एक कब्र मिला है ना, तो कब्र में मिला था, वहाँ पे कंकाल मिला था, कंकाल मिला तो उसमें क्या हुआ, एक लेडीज़ का, ठीक है, लेडीज़ का क्या हो गया था, तो लेडीज़ का वहाँ से निकाला गया मतलब बॉडी, और DNA टेस्ट हुआ तो यहाँ का आदिवासी और जितना भी भारत लोग के थे, मतलब मोस्ट तब एकाए दो चुने वो लोग। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल ये लोग थे तब टेस्ट किए, उसके बाद DNA टेस्ट से पता चला कि ये महिला है, जो है ना, महिला का जो शव था ये आपका मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश केरल उधर का DNA से क्या होता है, मैच करता है, यानी कि यहीं के थे जो ब्राह्मण लोग जो थे, बाहर से आते, लेकिन उनका जो जैसे लेडीज़ लोग थे जो भी शादी किए यहीं आकर किए थे, और लेडीज़ जो थे यहीं भारत के थे, यानी कि लेडीज़ का DNA जो टेस्ट हुआ था ये भारत में मिलता है, लेकिन ब्राह्मण लोग का DNA टेस्ट यहाँ नहीं मिलता था। तो उसी में यहाँ पे सब विद्वान अपना अपना दिए थे, और भी साक्ष्य मिलता है, जैसे सिक्का हो गया, वहाँ का रहन सहन हो गया, वहाँ का भाषा हो गया, ये सब बहुत सारा चीज़ मिला के यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे बोले हैं, लेकिन सबसे फेमस ये वाला, ठीक है, मैक्स मूलर बोले क्या, ये मध्य एशिया से बोलते हैं। और एक याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ये तिब्बत में बोले थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे तिब्बत में, दो गो, और एक पंडित है ना बाल गंगाधर तिलक बोले थे क्या, उत्तरी ध्रुव से, और चाइल्ड वाला याद रखिए गार्डन चाइल्ड जो दक्षिणी रूस बोले थे, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ऋग्वेद, क्या यहाँ पे कि ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ यही है जो संस्कृत में सब है ना, और ये आर्य का भाषा था, आर्य आए थे बाहर से अपना लिखे थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है ऋग्वेद से संबंधित। चलिए पहला क्या है कि ब्राह्मण, आरण्यक, और उसके बाद है उपनिषद। ये धीरे धीरे अपना समय काल में क्या हो गया था, रचना होते गया था। तब ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण क्या हो गया यहाँ पे, तो ऐत्रेय है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण बोलते हैं या कौशितकी ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। आरण्यक में क्या आ जाएगा, ऐत्रेय आरण्यक बोलेंगे या तो कौशितकी आरण्यक बोलेंगे। उपनिषद में ऐत्रेय उपनिषद बोलेंगे या कौशितकी उपनिषद बोलेंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते। सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन वेद को माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद मूलतः है स्रोतों, है ना, स्रोतों का संकलन है, क्या है, यानी कि ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 गो मंडल था। सूक्त पूछेगा तो ये कितना 10 और 28 हो जाएगा। अभी ये 10वां मंडल से पूछा है बिहार दरोगा में, है ना, 10वां मंडल से ही पूछा है बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है, तो 1017 सूक्त का संकलन है, और 11 सूक्त बाल खिल्ले में है ना, 11 सूक्त है जो बाल खिल्ले में, 1017 सूक्त साकल में है, ठीक है, साकल में 1017 बोलेगा, 11 है जो सूक्त बाल खिल्ले में है, ये ऋग्वेद में ही है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा था, सबसे प्राचीन बोलेगा तो दूसरा और सातवां हो जाएगा, कौन, दूसरा और सातवां। ऋग्वेद के किस मंडल को, है ना, वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय से, है ना, द्वितीय और सप्तम मंडल से जाना जाता है, यानी कि दूसरा और सातवां मंडल से जाना जाता है क्या, वंश मंडल। जो वंश है ना, ये वंश का वो वंश का, तो दूसरा और सातवां मंडल में ये मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या, यहाँ पे
कि ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है, नवीन मंडल किसे माना जाता है, तो पहला और दसवां को नया माना जाता है ना, पहला और दसवां को नया माना जाता है, जबकि दूसरा और सातवां को क्या माना गया, प्राचीन, पहला और दसवां को नवीन माना गया, ठीक है, नया में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो कितना तो हो जाएगा, तो 10,552 हो जाएगा। कितना ऋचाओं की संख्या कितनी है, ये 10,552। ये जितना भी क्वेश्चन है बीपीएससी का क्वेश्चन है ना, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है और बिहार दरोगा। चलिए, ऋग्वेद में मूल लिपि क्या था, देखिए ऋग्वेद जो था यानी लिपि उसका क्या था, तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि था। ऋग्वेद आर्यों का पंचजनों में कौन शामिल थे, देखिए ऋग्वेद आर्य यानी कि ऋग्वेद किसका, तो आर्य लिखे थे, आर्य लाए थे, और उसमें है जो पंच जनों की शामिल किए गए थे। तो युदु क्या नाम है, इदु, द्रुहियु, पुरु और अनु, तुर्वस, ये सब संस्कृत है ना, ये भाषा आता है, इसलिए थोड़ा अलग है। ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक बार, है ना। ऋग्वैदिक भारत में अधिवास, है ना, अधिवास किस क्षेत्र में बनाया गया था, तो अधिवास जो क्षेत्र था किस में बनाया गया, तो सरस्वती घाटी क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया गया था। ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त किस, यानी कि प्रथम सूक्त जो है किस देवता से आरंभ होता है, तो प्रथम सूक्त अग्नि से शुरू होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। तो ऋग्वेद इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपका ऋग्वेद के मंडल दिया है और आपका यहाँ पे रचयिता दिया है, यानी कि हम लोग को जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे पहला मंडल का रचयिता कौन है, तो मधुचम्मद, क्या नाम है, मधुचम्मदा, है ना, मधुचम्मदा या मेघातिथि, ठीक है। प्रथम मंडल यानी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे, तो मेघातिथि। द्वितीय मंडल अगर पूछता है तो गृत सम्मद, क्या नाम है, गृत सम्मद। तृतीय मंडल का अगर पूछता है तो विश्वामित्र थे, है ना, तृतीय मंडल के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र थे। चतुर्थ, है ना, चतुर्थ मंडल के कौन थे, तो वामदेव, क्या नाम था, वामदेव। पंचम मंडल के रचयिता कौन थे, तो अत्रि, यानी अत्रि, अन्नी, है ना, अत्रि ऐसे पढ़िए। छठा मंडल के कौन थे, तो भारद्वाज थे, छठा मंडल के कौन थे, भारद्वाज थे। सातवां मंडल के कौन थे, सातवां मंडल के वशिष्ठ थे, सातवां मंडल के रचयिता जो थे वशिष्ठ थे। आठवां मंडल के रचयिता कौन, कन्नौ, है ना, कन्नौ थे, कौन, तो कन्नौ और अंगीरस थे, कौन से, कन्नौ और अंगीरस थे। देखिए कन्नौ वंश से क्वेश्चन कल दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। नौवां मंडल क्या है, यहाँ पे नौवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि थे, नौवां मंडल में सोम देवता और अन्य ऋषि थे। 10वां मंडल में क्या था, बिमदा, 10वां मंडल में क्या था, बिमदा, सच्ची, इंद्र, अन्य, यानी कि 10वां मंडल में रचा किनका है, तो इंद्र का मतलब वर्णन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजनीतिक संगठन बिहार, अगर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी का, ठीक है, दरोगा का, तो ये क्वेश्चन एक पूछता ही है, ठीक है। यानी कि इनका जो राजनीतिक संगठन था और क्या जो हम लोग का पहले जैसे पंचायती में जो चलता था, वो लोग छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो कुल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, परिवार यानी का मुखिया या गृहपति बोलते हैं, ठीक है। ग्राम, तो ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम का मुखिया क्या बोलते हैं, उसको ग्रामीण बोलते हैं ना। गांव के जो मुखिया होता है उसको, यानी आर्यों के प्रशासनिक इकाई का है, किसका है, ये आर्य का है। 20 का मुखिया को 20पति बोला जाता है, 20 के मुखिया को 20पति बोला जाता है। जन यानी जन का मुखिया को जनपति कहा जाता है, जन के जनपति। और राष्ट्र को पहले क्या बोला जाता था, राष्ट्र जो होता था वो राजा कहलाता था। राष्ट्र को हम लोग क्या पहले बोलते थे, राजा। फिर से इसको पढ़िए, कुल का किसको बोलते थे, कुल अगर बोलता था तब मुखिया बोलिए या तो गृहपति बोलिए, ठीक है। ग्राम के ग्रामीण बोला, 20 के 20पति, और जन के जनपति, राष्ट्र के राजा कहा जाता था। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार से था, तो पहले कौन होता था, राजा, उसके बाद पुरोहित, पहले ऊपर चेयर पे बैठ गए कौन, राजा साहब, उसके बाद पुरोहित आ गए, उसके बाद कौन आ गया, 20 यानी कि 20 के यहाँ दिया हुआ है ना, 20 के क्या बोलते हैं, 20पति, जो यही यहाँ पे 20पति हो गया। ग्रामीण, उसके बाद कौन आते थे, ग्राम के, है ना, तो ग्रामीण आते थे। फिर उसके बाद कुलप आते थे, ठीक है। तो ये सीरीज सजाने के लिए दिया जाता था, ठीक है। राजा, पुरोहित, 20पति, ग्रामीणी और कुलप, ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं इसमें। चलिए तो यहाँ क्या है कि ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को, है ना,
जो ऋग्वैदिक कालीन में जो थे कबीले के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो गोप कहते थे। क्या बोलते थे उसको? गोप बोला जाता था, या जनस्य गोप, या राजा कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि राजा के निर्वाचन, यानी कि राजा को निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? तो राजा का निर्वाचन होता था, वो सूक्त कौन सा में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों के प्रमुखता कौन होता है? तो पुरोहित, यानी कि राजा के बाद कौन था? पुरोहित ही तो था, है ना। राजा के बाद अभी हम लोग पढ़े क्या? तब पदाधिकारी के प्रमुखता कौन होता था? तब पुरोहित होते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ही पूछा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? तो राजा पे जो नियंत्रण रखता था सभा और समिति। ये सभा और समिति ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम यानी कि गांव सामान्यतः क्या इंगित करता था? स्वजनों के एक समूह को, स्वजनों को एक समूह को इंगित करता था। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? तो जनतांत्रिक संस्थाएं कौन कौन थी? तो सभा था, समिति था, गण विद, है ना। सभा था, समिति था, गण था, विधत था। क्या? सभा, समिति, गण और विधत था। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो विदत, यानी कि वैदिक युग में सबसे प्राचीन अगर पूछता है तो कौन सी संस्था थी? तो ये विदत थी, विदत। ठीक है, आधा द है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्ट, यानी युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से यहाँ क्या है आगे हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद कालीन, है ना, सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है। सभा विशिष्ट वर्ग के लिए, देखिए सभा जो होता था विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, और जबकि समिति है जो सामान्य वर्ग के लिए करती थी। देखिए उस टाइम क्या था कि मानिए ये सभा है, ठीक है, ये सभा है, तो सभा में जो है उच्च लोग के यानी विशिष्ट वर्ग के, और समिति में सामान्य वर्ग के लिए। जैसे अभी ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में जो टिकट मिलता है जनरल मिलेगा और एक मिल जाएगा आपका रिजर्वेशन। तो रिजर्व में आपका अलग, जिस तरह की आपका क्षमता है उस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ऋग्वेद में वशिष्ठ, है ना, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रयुक्त किया गया था? भारतों के, है ना, भारतों के किसके? ऋग्वेद में वशिष्ठ का यानी वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में किया गया है? तो भारतों के। चलिए आगे देखेंगे। ऋग्वेद में युद्ध, है ना, ऋग्वेद में यदुजन, कौन सा? यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तो तुर्वर्ष के साथ बनाया गया है। ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? तो ब्राजपति कहा जाता। क्या कहा जाता था? ब्राज। ये क्या था ना कि जो चारागाह पर नियंत्रण रखता था, चारागाह पे जो नियंत्रण रखता था उसको ब्राजपति कहते थे। चलिए ऋग्वेद, है ना, ऋग्वैदिक राजा, यहाँ क्या है कि ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, यानी कि ऋग्वेद में जो राजा थे प्रशासनिक तंत्र मतलब पुलिस ये सब नहीं रखते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि उस टाइम अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं, है ना, उपयुक्त नहीं थी। इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया वह किस जन से संबंधित रखते थे? तो ये त्रिशु से रखते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित, यहाँ पे दिया गया है क्या कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ये परुष्णी नदी, यानी कि पूछा ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट यानी कि बीपीएससी यानी कि पीटी का जब एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा था कि परुष्णी नदी, है ना, मिलाने के लिए परुष्णी नदी किसको बोलते हैं? तो रावी नदी का परुष्णी बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? तो कोई निश्चित या अस्थायी सेना नहीं रखते थे। देखिए ऋग्वैदिक काल में अगर पूछता है कि सेना था तो सेना नहीं था, कोई नियमित नहीं था और अस्थायी सेना नहीं था। जैसे आज हम लोग के पास में अस्थायी सेना है ना, बीएससी आपका हो जाएगा, है ना, आरपीएफ हो जाएगा, ये सब जितना आर्मी हो जाएंगे, सीआरपीएफ हो जाएंगे, तिब्बत पुलिस हो जाएंगे, ये सब जितना पुलिस है जो अस्थाई में हम लोग रखते हैं, है ना, लेकिन उस टाइम नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में राजा यानी युद्ध के दौरान किन कबीलाइयों टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? देखिए वार्त, गण, ग्राम, संघ को, यानी कहने का मतलब हो गया कि जब ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध, है ना, राजा
युद्ध के दौरान राजा जो थे जब युद्ध के दौरान किन कबीलों को टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेते थे। जब कहीं से युद्ध होता था तो ये जो टोली था है ना, ये क्या टोली, तो वार्त गण ग्राम संघ सबको बोल देते थे क्या कि आज यहाँ लड़ाई होने वाला है, सबको आना है, वो लोग चलाते थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या, सुदास के विरुद्ध है ना, ये सुदास जो थे ये भारत के थे, ठीक है, भारत के थे। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो विश्वामित्र के है ना, विश्वामित्र के विरुद्ध में लड़ा गया था, समझ गए। यानी कि 10 राजाओं के युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो विश्वामित्र इधर से नेतृत्व कर रहे थे आर्यों का और इधर से सुदास थे, एक तरफ से आर्य थे और एक तरफ से सुदास थे, बीच में ये दोनों को लड़ाई होता है। इसी का आगे वर्णन हम लोग देखेंगे। चलिए आगे क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद में वर्णित शासन व्यवस्था है, यानी कि ऐतरेय जो ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण यानी ऋग्वेद में है, उसमें वर्णित शासन व्यवस्था कैसा था, क्षेत्र शासन और उपाधि, ठीक है। ये क्वेश्चन एक उठाता है, ठीक है, इसमें से कैसे पूछता है जो बताते हैं। पूर्व में जो शासन करता था उसको साम्राज्य है ना, क्या बोलते थे, यानी शासन साम्राज्य उसको बोला जाता था। यानी कि जैसे शासन बोलते हैं ना कि अभी यहाँ शासन चल रहा है, ये हो रहा है, तो पहले क्या जो पूर्वी क्षेत्र जो है उसको साम्राज्य बोलते थे कि ये मेरा साम्राज्य है, ठीक। और वहाँ का जो राजा होता था उसका उपाधि होता था सम्राट, जैसे अशोक सम्राट बने, ठीक है, अशोक सम्राट बने थे। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, जैसे पश्चिम हो गया, यानी कि पश्चिम क्षेत्र में जो शासन यानी जो शासन होता था उसको क्या बोलते हैं, स्वराज्य बोलते थे, ठीक है, स्वराज्य। तो उसको क्या बोलते हैं, पश्चिम क्षेत्र में जो थे उसको स्वराज्य बोला जाता था। और वहाँ के जो उपाधि यानी कि जो राजा रहते थे वो अपने आप को उपाधि कौन सा लेते थे, स्वराट का उपाधि लेते थे। किसका, स्वराट का उपाधि ये लेते थे। उत्तर में चल जाइए तो उत्तर में वैराज्य, इसको क्या बोलते थे, वैराज्य बोलते थे। यानी समझ में आ रहा है, वैराज्य उसको बोला जाता था वहाँ के शासन है ना, यानी कि शासन ये मेरा वैराज्य है ना, जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा घर है। तो उसी तरह से उत्तर वाले यानी कि उत्तर जो क्षेत्र है वहाँ के जो शासन होता था उसको बोला जाता वैराज्य बोला जाता था, ठीक। और वहाँ के जो राजा उपाधि लेते थे विराट के लेते थे, किसका, विराट। तो ये आपको इससे समझना होगा, सम्राट बोलेगा है ना, देखिए एक बार देख लेंगे, ठीक है। दक्षिण, यहाँ पे क्या है, तो दक्षिण क्षेत्र में चल जाइए, आपका दक्षिण में जाइएगा तो वहाँ के भोज यानी कि वहाँ का शासन को क्या बोलेंगे, भोज बोलते थे, ठीक, भोज्य यानी भोज्य बोलते थे। और वहाँ के जो राजा थे, राजा उपाधि लेते थे, जो वो किसका लेते थे, भोज का, वो लोग अपने से है ना, राजा भोज ऐसे करके। आपको साउथ में अभी हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको उसमें दिख जाएगा। उसी तरह से एक और है मध्य में, जो भारत के जो मध्य क्षेत्र में है वहाँ का शासन को क्या बोलते थे, राज्य बोलते थे, क्या, राज्य बोलते थे। और वहाँ के उपाधि क्या था, राजा था। क्या नाम था वहाँ का, उपाधि राजा था। जैसे वहाँ का जो शासक थे, शासन करते थे, तो यानी कि जो राजा बनते थे उसको राजा ही बोला जाता था। और वहाँ के जो शासन पद्धति यानी कि उसको राज कहा जाता था, वो राज कहा जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन एक यहाँ से पूछता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें क्या है कि आपका समाज के बारे में दिया गया और ये पूछता है क्वेश्चन है ना, कहीं से भी आपको इसमें से पूछ देगा। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था, तो ये पितृसत्तात्मक है, आज भी पितृसत्तात्मक ही है, ऋग्वैदिक कालीन का ही चल रहा है, जो आज भी पितृसत्तात्मक है कुछ है ना। चलिए ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था, तो परिवार था। आज भी हम लोग देख रहे हैं परिवार में बटे हैं, यानी कि सामाजिक आधार होता था क्या, परिवार होता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते थे, परिवार या कुल बोलते थे, परिवार या कुल बोलते थे। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था कुल, है ना। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार क्या था, कुल यानी परिवार वहाँ का, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण है ना, जो वर्ण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, जैसे वर्ण बोलते हैं ना, कौन सा वर्ण है, तो ये कौन सा में आया था, ऋग्वैदिक काल में आया था। यानी ऋग्वेद में दिया गया वर्ण की व्याख्या किया गया। ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक है, तो पंचजन आर्यों की 5 जनजातियां थी। देखिए 5 जनजाति, आर्य जो आए थे 5 कबीले में आए थे। यहाँ पे बोला गया एक ही बार नहीं आए थे, धीरे धीरे कबीला बन के वो लोग आए थे। और यहाँ जो आए थे वो अपने केवल मतलब लड़का लोग ही आते, लड़का मतलब जैसे मैन लोग ही आए थे, स्त्री को लेकर नहीं आए थे। जब यहाँ आए थे तो यहीं शादी किए, ठीक है, यहाँ शादी ये लोग करते हैं। जैसे देखे पुर्तगाली लोग आया था
तब पुर्तगाली लोग तो आया, फिर यहाँ पे क्या किया था, शादी भी तो किया था ना। जैसे अभी एंग्लो इंडियन हम लोग देखते हैं, एंग्लो इंडियन भी क्या किया था, अंग्रेज लोग तो था, शादी किया, और यहीं पे आज भी उन लोग का परिवार आज भी मिलता है। झारखंड में जाइएगा आपका एंग्लो इंडियन का परिवार मिलेगा। उसी तरह से आर्य भी बाहर से आते, और 5 जनो है ना, ये आर्य की 5 जनजातियाँ थी। गोत्र शब्द, जो गोत्र हम लोग खोजते हैं ना आज, कौन सा गोत्र है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है आपका, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ था, तो ये ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ में, यानी ऋग्वेद में गोत्र का हुआ था शब्द, ज़्यादा दिन का नहीं है ना। चलिए, ऋग्वेद में यहाँ क्या है कि ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लिखित सत्य कथन है। कन्याओं का अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। देखिए, कन्या जब आए थे आर्य लोग, तो वहाँ क्या, यहाँ पे नियम बनाए लोग, शादी तो करना ही होगा ना, तो कन्याओं को अपना पति चुनने का पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। ये क्या है, देखिए, बाल विवाह प्रचलित नहीं था। स्त्रियां यज्ञों यानी यज्ञ सभा समिति की बैठक में भाग लेती थी। यानी कि स्त्री है जो यज्ञ, और ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वे युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। लेकिन जो भी इतिहास है उसमें अभी तक वर्णन नहीं मिला है ना, यानी जो स्त्री का पहले का जो सक्रिय रूप से भाग लेती है उसका वर्णन अभी नहीं मिला है। चलिए, उसी तरह से ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित, जो लड़की जीवन भर शादी नहीं करती थी उसको अमाजू बोलते थे, ठीक है। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द यानी अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था, तो ये दस्यु के रूप में, क्या है, दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ था। चलिए, उसके बाद है आपका, तो मैं कवि हूँ। ये क्या बोल रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, यानी अन्न पीसती है। इस कथन का वर्णन किस ऋग्वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गो अपहरण यानी गाय यानी गाय का अपहरण प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम है, तो पनियों का है। यानी कि गौ अपहरण करते थे उनको पनियों का नाम मिलता है। वर्ण, यहाँ क्या है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूल यानी मूलतः किस वेद का भाग है, तो ऋग्वेद का भाग है। यानी पुरुष सूक्त जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था, तो व्यवसायों का पृथक होना ही कार्य था। यानी कि जिस तरह से व्यवसाय मिला उस तरह से इन लोग का वर्ण मिल गया था, यानी जो ऋग्वेद में लिखे वो लोग दिए थे। ऋग्वैदिक काल में आम जन मानस मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो यानी ये लोग डांस करते थे, संगीत करते थे, रथ दौड़ करते थे, घोड़ा दौड़ करते थे, पासा खेलते थे, धूत यानी कीड़ा खेलते थे, गेम था ना, ये लोग खेलते। पुनः है ना, पुनः विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में यानी कि ऋग है ना, सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में ये मिलता है। यानी कि पुनः विवाहित स्त्री के लिए, फिर से जो विवाहित स्त्री के लिए होता था उसे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन में विदुषी, यहाँ पे देखिए विदुषी है ना, विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन कौन थी। देखिए यहाँ पे पूछता, हाँ ये पूछता क्वेश्चन, ठीक है। ऋग्वेद में जो विदुषी थे जो वैदिक सभ्यताओं को यानी कि मंत्रों की रचना की, तो घोषा, नाम क्या है, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वा है ना, विश्ववारा, अपाला आदि ये थे। ऋग्वेदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में शामिल था, तो धार्मिक यानी सभी धार्मिक सामाजिक उत्सवों में सहभागिनी थी। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों के विषय में सत्य कथन है, तो क्या यहाँ पे सत्य कथन, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें दिया गया है क्या कि वह गांव में रहते थे, यानी कि आर्यों का विषय सत्य क्या है, ठीक है, तो गांव में रहते थे, बात सही है कि पहले शहर तो है ना। फिर उसके बाद धूर्त कीड़ा का ज्ञान था, यानी खेलते थे। उनमें बहु विवाह का प्रचलन था, क्या है कि बहु विवाह का प्रचलन था। उसके बाद है क्या यहाँ पे कि सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये वैदिक पूर्व वैदिक सभ्यता का हम लोग आज पढ़ लिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बिहार एसएससी का सेट आपको है ना, इस तरह से सेट आपको दिया जाएगा और आप इस तरह से देखिए अपना, है ना। चलिए, आगे के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।